हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल की क्लासेज में आप आज फिर स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले वीडियोज में अध्ययन किया था क्लास 12th एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दोस्तों हमने कूलॉम का नियम, उदासीन संतुलन, उसके संतुलनों पर, उसके अलावा उसके दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लिया था और कूलॉम के नियम का सदिश रूप देख लिया था। वस्तु को आवेशित करने की विधियां घर्षण, चालन, प्रेरण, तीनों विधियां देख ली थी दोस्तों। और उसके अलावा हमने आवेश के मात्रक और इसके अलावा आवेश के एसआई मात्रक और इसकी इकाई क्या होती है वो सब देख लिया था दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत क्षेत्र का नंबर 4 लेक्चर है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दोस्तों हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इसको आप हेडिंग में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, क्वेश्चन आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और यदि दोस्तों आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स कोई भी क्लास 10th में है तो उनको कह दीजिए, क्योंकि ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस क्लास 10th का भी कराया जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके गुण से पहले कि इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेफिनेशन करती है या परिभाषित करती है। अर्थात इसको आप लिखिए विद्युत बल रेखाएं, या मैं इसे लिख रहा हूं यह एक काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करती है। दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है। जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक ऐसी काल्पनिक वक्र है। वक्र आप समझते हो कि किसी भी प्रकार का चित्र, मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार का वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए इसका आपने एक बिंदु ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, यानी उससे टच करके जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये एक दूसरे को क्या नहीं करती, आपस में काटती नहीं है। स्पर्श रेखा आपस में काटती नहीं है। ये इस प्रकार के मान लीजिए स्पर्श रेखा जाती है, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करती है। अब दोस्तों आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, यानी ई वेक्टर बराबर F/Q0, यानी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल कौन सा लग रहा है, F। किस पर लग रहा है, एकांक परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो होता है किसी आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वो वस्तु क्या करती है, विद्युत बल अनुभव करती है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। उसके अलावा अगली अपनी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग है दोस्तों, यानी आपकी है
प्रॉपर्टीज यानी गुण ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाओं के गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, इसका अगली हेडिंग है इसमें। यानी विद्युत बल रेखाएं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। विद्युत बल रेखाएं होती है दोस्तों धनावेश से तो बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। और उसके अलावा है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटेगी, मान लीजिए 2 विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार जा रही है, यदि ये एक दूसरे को काटेगी तो इसकी कितने डायरेक्शन हो जाएगी? 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो संभव नहीं। डायरेक्शन यानी दिशाएं हो जाएगी। पहले तो मान लीजिए इसकी जो दिशा थी वो एक ही थी, यानी एक ही, और इसकी भी एक ही थी, एक ही प्रकार में गति मूव कर रही थी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये यहाँ से कट करती है तो अपने पास 2 संभावनाएं बन जाती है। एक तो ये इधर भी चली जा सकती है और एक इधर भी चल जा सकती है, अर्थात ये जो संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश में बाहर निकलती, ऋणावेश में प्रवेश करती। इसके अलावा विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं रहती। ये बंद वक्र है, मान लीजिए इस प्रकार का बंद वक्र है, इसमें कभी भी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बंद वक्र रेखा में स्थिर विद्युत बल संरक्षित होता है। और दोस्तों जहां स्थिर विद्युत बल होता है वहां पर क्या नहीं होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर। मान लीजिए एक समान विद्युत बल रेखाएं, एक समान विद्युत बल रेखाएं, इसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर, यानी समांतर है, यानी एक दूसरे, समांतर कौन सी गलत है? एक दूसरे को आपस में काटते नहीं है। समांतर होती है और एक दूसरे से क्या होती है? समान दूरी पर होती है। इसके अलावा विद्युत बल रेखाएं दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, किसी आवेश से संबंधित बल रेखाओं की संख्या, संबंधित बल रेखाओं की संख्या क्या है? उस आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसके अलावा धातुओं के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आप जल्दी से लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसके जो डायग्राम है वो बना के जल्दी जल्दी बता देता हूं। यानी पहली प्रॉपर्टीज लिखिए आप, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, नंबर 1 लगाकर लिख लीजिए आप, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। लिखिएगा जल्दी से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्योंकि यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर, यानी जहां पर काटेगी वहां पर 2 दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। आप इसका डायरेक्शन बना लीजिए दोस्तों, डायरेक्शन से आपके समझ में आ सकता है। उसके अलावा आप बोर्ड में भी बना दीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। उसके अलावा आप दूसरी प्रॉपर्टीज लगाइए, धातुओं के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती है। लगाइए, बंद वक्र के रूप में नहीं होती है, क्योंकि बंद वक्र में स्थिर विद्युत बल संरक्षित होता है। बंद वक्र में क्या होता है? स्थिर विद्युत बल संरक्षित। मान लीजिए इस प्रकार का बंद वक्र है, ये बंद आपको पता है, खुला नहीं है, बंद है, तो वहां पर कौन सा बल संरक्षित होगा? स्थिर विद्युत बल संरक्षित होता है। तो यदि स्थिर विद्युत बल संरक्षित होता है तो वहां पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। इसके अलावा नंबर 3 प्रॉपर्टीज लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है व ऋणावेश में प्रवेश करती है। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश से प्रवेश करती है। मान लीजिए ये धनावेश है, ये कोई ऋणावेश है, इस प्रकार का है, तो धनावेश से तो क्या निकलेगी दोस्तों? मान लीजिए इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं हैं, इस प्रकार का क्या है? विद्युत बल रेखा। तो ये धनावेश से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। अर्थात यदि आप इसको ऐसे करते हो तो ये प्रवेश कर रही है, जबकि आपको क्या करना है? धनावेश से तो बाहर निकलती है, बाहर निकल रही है, यानी इस दर की ओर निकल रही है। धनावेश से बाहर निकलती है। अरे मान लीजिए माइनस है, माइनस से
विद्युत बल रेखाएं माइनस में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी धनावेश और ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं, मान लीजिए आपको ये डायग्राम बनाता रहना, आपको नीचे उसके नीचे डायग्राम बना लेना। मान लीजिए यही यहाँ पर ही आपके पास प्लस आ रहा है और यहाँ पर ही माइनस आ रहा है, इसमें ही आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करानी है और यहाँ से बाहर निकालना है। तो कैसे करोगे, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का आप डायग्राम बनाते हो, इस प्रकार का मान लीजिए आप डायग्राम बनाते हो दोस्तों। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से बाहर निकलती है, धनावेश से बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा ऋणावेश में क्या कर गए, इधर आके प्रवेश कर रहे हैं, यानी इधर जाए। यदि आप इधर करोगे तो धनावेश से तो प्रवेश कर गए और ऋणावेश से बाहर निकल गए, तो ये डायग्राम इसका हो गया। इसके अलावा नंबर 4 की बात करूं मैं, नंबर 4 लगा लीजिए आप। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ये भी पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया आरबीएससी में, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के 5 गुण लिखिए। तो आपको 5 गुण 2 या 3 मार्क्स का आता है, वो लिखना है। तो नंबर 4 है दोस्तों अपना, नंबर 4 पर आपको नंबर 4 लगाकर लिखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर जा रही है, यानी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर व समान दूरी पर स्थित होती है, यानी इनकी डायरेक्शन समान है और समान ही दूरी, इनके बीच का अंतर दोनों का सभी का समान आएगा। और यदि मान लीजिए इस प्रकार का आपके पास डायग्राम आ जाता है, इस प्रकार का, तो यह हो जाता है दोस्तों आपके पास असमान विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसके बीच का जो डायग्राम वो डिस्टेंस है वो अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पर समान विद्युत क्षेत्र हो, यहाँ लगा लीजिए आप, यहाँ इसको भी लिख लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके अलावा नंबर में 5 की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप नंबर 5 लगा लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं। नंबर 5 प्रॉपर्टीज है दोस्तों अपनी, किसी आवेश से संबंधित बल रेखाओं की संख्या, किसी आवेश से संबंधित बल रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसको डिनोट करते हैं हम n से। किसी आवेश से संबंधित बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण की, आवेश क्यों, आवेश परिमाण के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। अर्थात किसी आवेश से संबंधित बल रेखाओं की संख्या n उस आवेश के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है। ओनली आप इसका क्या याद रखिए, सूत्र अपने आप बन जाएगा, किसी आवेश से संबंधित बल रेखा n उसके आवेश के क्या होती है, समानुपाती। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n1/n2 बराबर q1/q2। मान लीजिए आपके पास 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है और 2 यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है तो दोस्तों आप उसको n1/n2 बराबर q1/q2 लिखते हो। उससे आप यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी हो, एक आवेश दे रखा हो, तो दूसरा आवेश आप ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा अगली है नंबर 6 पर है दोस्तों अपनी, नंबर 6 पर लगा लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातुओं की सतह तथा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत खींची जाती है। कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातुओं या चालकों की सतह तथा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत खींची जाती है। और उसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पर लिख लीजिए आप, धातुओं के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं खींची जाती है या नहीं होती है। धातुओं के अंदर मान लीजिए इस प्रकार का एक क्या है, धातु है, तो धातुओं के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है या नहीं खींची जाती, क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मान लीजिए इस प्रकार का डायग्राम आ रहा है, इसके अंदर ये खींची जा रही है, इसके अंदर नहीं खींची जा रही, इसके अंदर भी मान लीजिए खींची जा रही। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार का डायग्राम दे सकता है और क्वेश्चन में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संभव है। इसको नंबर फर्स्ट दे सकता है, इसको नंबर सेकंड दे सकता है, इसको नंबर थर्ड दे सकता है, तो ये संभव है, यानी नंबर 2 क्या है दोस्तों, संभव है।
क्यों कैसे है? क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जाती। ये अपना क्या है, मान लीजिए ये धातु है, धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जाती क्योंकि धातुओं के अंदर क्या शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र। और जहां पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जाती है। दोस्तों जल्दी से नोट करिएगा, ये नंबर 7 आपको याद होने चाहिए, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में पूछ सकता है। जल्दी से नोट करिएगा। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं यहाँ से आकर इसमें प्रवेश कर रही है, लेकिन यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाती है और यहाँ से सीधा आ जाती है। तो ये नंबर 2 संभव है। तो जल्दी से उतारिए, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। अपनी अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, ठीक है। मैं बात करता हूँ आगे। आगे जो हेडिंग है वो वहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, मात्र डेफिनेशन पूछी जाएगी आपको। हम बात करेंगे डेफिनेशन भी ओनली 1 मार्क्स की ही पूछी जाएगी दोस्तों। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव अपनी अगली हेडिंग है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 बार पूछा गया, क्योंकि पूछेगा 2-3 मार्क्स का। यहाँ जो विद्युत स्थिर वैद्युत की है वो 7-8 नंबर की है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी माप है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं विद्युत द्विध्रुव। दोस्तों यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप, मैं बोल रहा हूं, आप जल्दी से उसके साथ के साथ उतार लीजिए। एक ऐसी माप या व्यवस्था है जिसमें 2 समान परिमाण, अब परिमाण का अर्थ तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, 2 समान परिमाण तथा यानी एंड लिख रहा हूं मैं यहां पर, एंड विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की एक ऐसी माप या व्यवस्था है जिसमें 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब आप समझ गए होंगे 2 समान परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है दोस्तों, यानी यदि वहां पर ऋणात्मक साइन या ऋणात्मक आवेश भी आता है तो उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। परिमाण का अर्थ होता है कि उसको नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, पॉजिटिव ही लिखा जाता है। इसके अलावा विपरीत प्रकृति के आवेश यानी एक नेगेटिव हो तो एक क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो हम मान लीजिए ये नेगेटिव आवेश है, -q और +q आवेश है, इस प्रकार का होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। इसके अलावा 2 समान परिमाण जिनका परिमाण कितना है, परिमाण यानी 1 है तो 1 ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर इसके आगे -q के आगे कितना है, -1, इसके आगे कितना है, +1, तो परिमाण में हम -1 को भी 1 लिखेंगे और +1 को भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, आपके समझने के लिए बताया गया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसके आपको जो पूछेगा वो आपको ओनली क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, और यदि नहीं भी पूछा गया तो आपको विद्युत द्विध्रुव में एग्जाम्पल जरूर लिखना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है वो है HCl और H2। अब HCl और H2O भी कैसे है देखिए। HCl जब टूटता है आयनिक रूप में तो H++Cl- होता है,
जबकि H2O टूटता है तो H2O होता है H2 होता है H2+O माइनस। यानी आपको इसको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है, यानी 2H2O। तो ये है टूट जाएगा दोस्तों 2H2+O2, इस प्रकार टूटता। तो O के ऊपर आता है 2 माइनस, इसके आता है प्लस। तो ये किस में टूट रहा है, यानी दो समान परिमाण, इसका परिमाण कितना होता है 1, इसका भी 1, सही है। विपरीत प्रकृति क्या है, +1 -1, सही है। यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करूँ तो O2 2H2, तो देखिए यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास यहाँ तो +1 आवेश है, यहाँ -2। दोस्तों नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर वो आवेश होता है वो यहाँ से भी गुणा होता है, यानी आगे के मान से। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1 है तो -2 हो जाएगा। देखिए विपरीत प्रकृति के आवेश आ रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद रख लीजिए, HCl H2। इसके अलावा आप अन्य एग्जाम्पल भी बना सकते हो, जैसे KCl एग्जाम्पल है, NaCl एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों इसके। यदि मैं इसके अलावा अगली हेडिंग अपनी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोस्तों ये भी इस पर ही आधारित है। ये भी एक मार्क्स का ये पूछा जाएगा आपको, यदि पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये आपको ओनली सूत्र से ही याद हो जाएगा, लेकिन पहले परिभाषा तो लिख देते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, साथ के साथ उतारते रहना है दोस्तों, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। दोस्तों इसे आप डिनोट करते हो, आप यहां लिखिए, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं दोस्तों, P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, -Q आवेश है, यहाँ पर कौन सा आवेश है, +Q आवेश है। ये यहाँ पर इनके दोनों के बीच के मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, D है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन कहाँ होती है। यदि आपको डायरेक्शन पूछ ले दोस्तों, तो इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या की ओर। यानी दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इधर से इधर की ओर होगी, अर्थात इसकी जो विद्युत द्विध्रुव को किससे डिनोट करते हो, P से। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, अर्थात उधर होगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन के अलावा इसकी दिशा, तो दोस्तों इसकी दिशा होगी अपने पास नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसके अलावा इसमें मैं SI मात्रक की बात करूं तो SI मात्रक तो दोस्तों आप भी निकाल सकते हो। दोस्तों आपने दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, आपको पता चल गया। इसके अलावा यदि मैं इसकी बात करूं SI मात्रक, SI यूनिट की बात करूं, क्योंकि आपको SI यूनिट पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका SI यूनिट यानी SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक होता है दोस्तों फॉर्मूले से। दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, रटना नहीं है। यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव को आप डिनोट करते हो P से, यहाँ से आप फॉर्मूला लिख लेना है, यहाँ P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण, मान लीजिए -Q आवेश लेते हो तो -1 का परिमाण 1 होता है, अर्थात +Q ही लिखना पड़ेगा। +Q लेते हो तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, +Q ही लिखना पड़ेगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण Q
तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी d होती है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी d के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से ऐसा यूनिट होगी p। p की q को आप क्या लिखते हो? आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलम। तो कूलम इंटू d डिस्टेंस दूरी को किस में मापते हो? मीटर में। लंबाई यानी लंबाई को मापते हो आप मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर। यदि मैं इसकी विमा की बात करूं तो दोस्तों इसकी विमा क्या होगी? देखिए विमा भी आपसे फॉर्मूले से ही ज्ञात होगी, आपको पता होना चाहिए। कूलम्ब आवेश को आप यहाँ देखिए, I बराबर क्या होता है दोस्तों? I बराबर होता है Q अपॉन T, अर्थात Q बराबर क्या हो गया? IT। Q बराबर क्या हो गया? यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो धारा को किससे नापते हैं? एम्पियर से। T को किससे मापते हैं? समय को मापते हैं सेकंड से, एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर का मात्रक, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? A से। समय को किससे डिनोट करते हैं? T से। और A की घात 1 है तो 1, और T की घात 1 है तो T की घात 1। तो आवेश का तो क्या हो गया दोस्तों A1 T1। इसके अलावा M क्या है? मीटर दूरी को किससे डिनोट करते हैं? L से। यानी विमा को आप प्रदर्शित करते हैं MLT से। तो M होता है आपके पास द्रव्यमान। L क्या होता है? लंबाई यहाँ L हो गई। तो L मीटर कितनी है? 1 है, तो L की पावर 1। इसके अलावा T समय है, T अपना पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो कूलम है, कूलम का मात्रक ये हो जाता है। इसके अलावा यदि विमा की बात करूं मैं, तो इसकी विमा कौन सी हो गई? विमा हो गई दोस्तों देखिए L1 T1 और A1। और M, यदि M के रूप में पूछे आपको तो M तो 0 हो जाएगा, क्योंकि M द्रव्यमान तो यहाँ पर है ही नहीं। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान हो जाएगा 0। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप इसको इस प्रकार में प्रदर्शित, A1 पहले लगा दोगे तो भी ठीक है, लेकिन आप डिनोट किससे करते हो? MLT तो हर में आता है, कभी कभी नहीं आता, तो MLT के रूप में। इसके अलावा कोई भी धारा आ जाती है आपके पास, गुण और सार्वत्रिक गैस नियतांक वैसे आ जाते हैं, तो आपको उससे मतलब जो अदर वैल्यू है उसको आप बाद में लिखते हो। इसके अलावा दोस्तों जो पहले MLT होता है उसको पहले लिखते हो। तो इसकी विमा आपको निकालना आ गई होगी। कूलम का A1 T1, मीटर का L1 तो L1, और मात्रक हो जाता है Q कूलम इंटू D डिस्टेंस मीटर। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी यदि आप क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव को आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास परिभाषा इस प्रकार की ना आकर, परिभाषा क्या, यदि आपके पास कभी कभी आप इसका न्यूमेरिकल ज्ञात करते हो, यानी आंकिक प्रश्न ज्ञात करते हो, तो वहां से आप उसको द्विध्रुव आघूर्ण में ज्ञात करते हो, तो P बराबर फॉर्मूला 2AQB होता है। कैसे होता है? क्यों का क्यों एज इट इज आ जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं 2A कैसे आया, क्योंकि जो आवेश होता है उसके बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं दोस्तों, 2A से भी डिनोट करते हैं, इसके अलावा D से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला आपके पास 2A भी हो जाता है। तो P बराबर 2A की भी किसका फॉर्मूला होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूले होते हैं P बराबर Q इंटू D और P बराबर 2AQ। जब आप न्यूमेरिकल ज्ञात करते हो तो वहाँ पर आपको P बराबर 2AQ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इसके एक डेरिवेशन की। दोस्तों आपके लिए डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ही नहीं, बोर्ड में 56 मार्क्स का जो फिजिक्स का पेपर होता है, इसके अलावा 44 आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और 14 मार्क्स यानी 14 मार्क्स आपके पास किसके जाते हैं? सत्रांश के जाते हैं। तो हो जाता है पूरे टोटल 100। 56 और 14 हो गए, 56 और 14 हो जाते हैं दोस्तों 70 और 30 प्रैक्टिकल 100। तो दोस्तों 56 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 15-20 नंबर के आसपास आपका क्या आता है? डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन कैसे आता है? जैसे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, निरक्ष पर ज्ञात कीजिए, और समरूप आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, गोले के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो दोस्तों आपके पास आती है। तो वहाँ से, और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, अपना स्थिर वैद्युतिकी का पहला यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्थिर वैद्युतिकी के टोटल 2-3 चैप्टर है, शायद 3 या 4 चैप्टर दोस्तों। वहाँ से 100% आज तक का रिकॉर्ड है, 1% आपके पास जरूर डेरिवेशन आएगा, अर्थात 3 मार्क्स का एक जरूर आएगा। तो पूरे डेरिवेशन आपको याद करके जाना, याद नहीं हो गए समझ के जाना है,
क्योंकि आपको डेरिवेशन 15-20 मार्क्स के आएंगे, तो डेरिवेशन तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन भी आपको इजी वे में समझाया जाएगा। देखिए अपना डेरिवेशन है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में हो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो डेरिवेशन होगी दोस्तों उनमें ओनली समझने का होगा, रटने का नहीं होगा। आप दोस्तों क्या करते हो, रट लेते हो, एक रट सकते हो, दो रट सकते हो, लेकिन फिजिक्स में कोई 50 डेरिवेशन होती है, 50 को आप रट नहीं सकते दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं परिभाषा को आप रट सकते हो, लेकिन आपको समझना है, इसको भी आप रट नहीं सकते दोस्तों। इसके अलावा देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव को आपको पहले परिभाषा आनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव एक माप या व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प या कम दूरी पर स्थित होते हैं। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है, अक्ष देखिए, अक्ष लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव के, देखिए लिखिए इसकी परिभाषा पहले, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाले, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यदि ये आ जाता है दोस्तों आपके पास विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आपको पहले तो क्या लिखना है, परिभाषा। कोई सा भी डेरिवेशन हो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, उसके बारे में लिखना है पहले। तो हम बताएंगे, आपको पहले तो बता दिया गया है, क्योंकि जब आप कूलॉम के नियम का सदिश रूप ज्ञात करते हो तब भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए पहले आप दो आवेश ले लीजिए, ये मान लीजिए आप माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यानी दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, प्लस क्यू आवेश, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है, अक्ष। और इसके मध्य में मान लीजिए आपको एक बिंदु लेना है, उस बिंदु का नाम रख देना है आपको O, और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 2a या d होती है। लेकिन दोस्तों आपको डेरिवेशन या नंबरिकल ज्ञात करते समय आपको 2a रखना है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। अब यदि इस O को मैं मध्य में रखता हूँ यानी बीच में रखता हूँ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अर्थात 2a की डिस्टेंस आधी होने पर यह हो जाएगी a और ये हो जाएगी a, ये a हो जाएगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की, अब इसके अलावा आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी, वो आपको पहले पता होना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ज्ञात करना, मान लीजिए कोई तीसरा अन्य बिंदु है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मान लीजिए बिंदु P पर ज्ञात करनी है। बिंदु P पर यदि दोस्तों आप ज्ञात करते हो तो मान लीजिए यहाँ से O से लेकर जो डिस्टेंस है वो R मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम R मान लेते हैं। इसके अलावा यदि हम इसको डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी है, R है। इसके अलावा इसमें कौन सी ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, यानी O से लेकर माइनस Q तक की ऐड हो गई, तो ये हो जाएगी R प्लस है। यदि इसके अलावा आपको ओनली ये डिस्टेंस ही पूछे, यहाँ तक की R है, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपके पास R माइनस ए। कौन सी होगी, R माइनस ए, R यहाँ तक की तो देखिए टोटल R है। अब इसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या नहीं कर रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं, क्यों से लेकर O तक शामिल नहीं कर रहे, तो R में से घट जाएगी, तो R माइनस ए। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब जो पॉजिटिव Q आवेश है वो उसके कारण बल इधर की ओर लगेगा, और जो माइनस है उसके कारण इधर की ओर लगेगा।
ये आपको पता होना चाहिए। यानी बी के कारण किधर लगता है, ई बी, और ये इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिए, क्योंकि जो धनात्मक आवेश होता है वो ऋणात्मक तो क्या करता है, ग्रहण करता है, जबकि धनात्मक क्या देगा, धक्का देगा, अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। तब वो क्या करेगा, उदासीन निकाय के संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, तो वो दूर भेजेगा, जबकि वो क्या करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो ये इस प्रकार का आपको डायग्राम पता, डायग्राम पहले समझ लेना। दो आवेश है, उसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो मध्य बिंदु की दूरी हो जाएगी यहाँ से लेकर a, ये a, तो मध्य बिंदु से P जो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस वहां तक की दूरी है r। तो यहाँ से जो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस ए हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस ए। ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो पहले आप इसको a बिंदु नाम दे दीजिए दोस्तों, और इसको आप b बिंदु नाम दे दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, आवेश, दोनों आवेशों पर क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव निकालना है। तो दोनों आवेशों पर निकाल लीजिए। पहले लिख दीजिए a बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ए बिंदु पर एक आवेश उपस्थित है, उसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र लगेगा, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोस्तों डिनोट करते हैं ई से, ये हो जाएगा ई बराबर, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ लिया है KQ/R², अर्थात के आवेश कौन सा है, माइनस क्यू। तो दोस्तों आपको जो माइनस क्यू आवेश है उसको भी किस में लेना है, परिमाण में। तो परिमाण में लेना है तो पॉजिटिव में क्यू अपॉन R²। R यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, R प्लस ए है, तो ये हो जाएगी R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वहाँ तक लेना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस ए का। और ये स्क्वायर कैसे है, क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। यहाँ आवेश स्मॉल क्यू है तो KQ/R कितना, R प्लस ए, इसका होल स्क्वायर आ गया। इसके अलावा बी बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी EB बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास KQ/, दूरी यहाँ से बिंदु B से P तक की दूरी कितनी है, R माइनस ए है, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ए के कारण KQ/R प्लस ए का होल स्क्वायर और KQ/R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों आगे। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी निकालना है आपको। परिणामी आप समझते हो, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी ज्ञात कर लिए हैं। तो दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर कहाँ से निकलेगा, ज़्यादा माइनस कम, यानी अधिक माइनस कम। किस पर निकाल रहे हैं, अक्ष पर, तो यहाँ लिख दीजिए E अक्ष। तो अक्ष पर निकाल रहे हो तो अक्ष पर कभी भी आप वैल्यू भी ज्ञात करते हो तो किससे निकाला जाता है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, अधिक माइनस कम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अधिक EA है दोस्तों, EA नहीं है EB है। कैसे है, देखिए मान लीजिए आप R की वैल्यू 5 रखते हो, A की वैल्यू 2 है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, KQ/7 का होल स्क्वायर यानी 49, और यहाँ 5 रखते हो और ये 2 है, 3 का होल स्क्वायर 9, तो KQ/9, तो 9 यदि वैल्यू में 49 का भाग दोगे, यानी मान लीजिए यहाँ पर 98 है, दोनों की वैल्यू 49 का भाग दोगे 2 है, यहाँ 98 9 है, तो ये दोस्तों 10 से भी अधिक आएगा, 11 के लगभग आएगा। तो ज़्यादा कौन सी होगी, KQ/R माइनस, क्योंकि यहाँ पर R में से वैल्यू घट रही है। यदि वैल्यू घट रही है दोस्तों यानी कम का भाग दे रहे हैं, तो यदि आप वैल्यू में कम का भाग देते हो तो आंसर अधिक प्राप्त होता है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो कम कौन सी है, कम है KQ/R माइनस, अर्थात EB माइनस EA करना है मुझे, EB माइनस EA करना है। तो यहाँ से अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे लिख देता हूँ,
आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो बीच में रोक के आप उतार लीजिएगा। तो देखिए ई एक्स मैं वैल्यू रख रहा हूं, वैल्यू ई बी की कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ से कौन सा लघुत्तम आ रहा है, यहाँ से लघुत्तम आ रहा है दोस्तों आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, अर्थात इसका लघुत्तम क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया है दोस्तों आपके पास लघुत्तम। अब यदि आप KQ में से आर माइनस ए का होल स्क्वायर का डिवाइड करते हो तो बच क्या जाता है आपके पास, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपके पास दोनों में से KQ आ रहा है तो आप यहाँ से KQ क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। KQ बाहर लेते हो तो ऊपर 1 बच जाता है, यहाँ भी 1 बच जाता है, अर्थात आर माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, तो ऊपर बच जाता है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 1 बच गया तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब आप वहां से फॉर्म से खोल दीजिए, इक्वेशन जो आपका सर्वसमीका होती है वो खोल दीजिए। ई एक्स बराबर हो गया के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर की होती है ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ar या आर ए अपॉन माइनस का साइन है आर स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी यानी ए स्क्वायर इधर आएगा, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुणा होगा तो माइनस स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab तो माइनस 2ar, माइनस बाहर माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2ar। नीचे हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ कौन सी फॉर्म लग रही है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे लिखते हो, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी किसकी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए वहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, दोनों जगह क्या है दोस्तों आपके पास स्क्वायर है, तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हो। यदि यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से आर माइनस ए का होल स्क्वायर इस प्रकार का आ रहा है, तो दोस्तों आप इसको आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए के होल स्क्वायर को आप यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको शायद ये चित्र भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे मिटाना होगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। दोनों के बीच आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2 है, मध्य बिंदु रखते हैं ए है, ले लेते हैं। इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं ज्ञात करता हूं, तो यहाँ पर इसके कारण बल इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी है r, ये हो जाएगी r प्लस ए, ये हो जाएगी r माइनस ए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, आपको अभी तक क्वेश्चन हल नहीं हुआ है, तो यदि आपको क्वेश्चन पूरा हल करना है, ई एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसल आउट, ऊपर हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर जो आपने देखा था वहाँ पर जो a है वो r की तुलना में क्या है दोस्तों, बहुत कम है, क्योंकि जो ये माइनस क्यू आवेश था और ये क्या था, ओ बिंदु था, और यहाँ प्लस क्यू आवेश, तो ये दूरी तो कितनी थी a, यानी बहुत कम थी, जबकि बिंदु P आम मान लेते हैं तो यहाँ पर ये दूरी कितनी थी r, ये इसकी तुलना में क्या थी, बहुत अधिक थी, यानी ये नगण्य के बराबर, और ये क्या थी, अधिक थी। तो हम इसको r यानी r इज लेस देन r इज लेस देन a, यानी r बहुत बड़ा है a से, r इज वेरी बिग टू a, वेरी बिग यानी a से बहुत बड़ा है, तो मैं इसको r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ दोस्तों,
आर स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, यानी इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत कम है, तो बहुत कम है यानी 0 के बराबर मान लीजिए आप, तो 0 लिखते हो तो इसे ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को आप क्या लिख दीजिए दोस्तों, आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो देखिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, आर स्क्वायर। तो आपके पास के क्यू अपॉन 4AR, इसको क्या लिख देता हूँ, टोटल को आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, आर की पावर 4 हो जाता है। कैसे हुआ, अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आर की पावर 4, आर से आर क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसल आउट हो जाता है दोस्तों, आर से आर क्या हो जाता है, कैंसल आउट। तो 4A अपॉन आर क्यूब, यानी आर से एक आर कैंसल, तो 4A अपॉन आर क्यूब। तो दोस्तों अब आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको यदि आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास यहाँ तक अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए Ex बराबर के क्यू, इसको आप मान लीजिए द्विध्रुव में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए के क्यू है के, अब मान लीजिए Q यहाँ पर है और 2A और Q, सॉरी 2 अपॉन आर क्यूब। मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, कैसे लिखा, के क्यू को एज इट इज, और 4A है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2A डॉट 2A, यानी गुणा होगा 4A हो जाएगा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको द्विध्रुव के रूप में बनाना है। तो द्विध्रुव के रूप में कैसे बना, देखिए Ex बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से Ex बराबर आपका हो जाएगा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, अब देखता हूँ। क्या 2AQ, 2AQ को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं P लिख सकता हूँ, अर्थात Ex बराबर क्या हो सकता है मेरे पास, Ex बराबर हो जाएगा 2AQ को क्या लिख सकता हूँ, P, और 2 को एज इट इज, इस 2 को तो क्या लिख देता हूँ मैं, एज इट इज। 2AQ ये हो जाएगा P, तो K एज इट इज 2KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2KP अपॉन आर क्यूब। ये किस में हो जाता है, परिमाण में। और यदि इसको मैं सदिश रूप में लिखूं दोस्तों, तो इसका सदिश रूप हो जाएगा Ex बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो सदिश के ऊपर साइन आता है। इसके अलावा 2K कांस्टेंट है, एज इट इज P अपॉन आर क्यूब। P भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव को भी आप लिख लीजिए, एक सदिश राशि है, तो मैं इसको भी इस प्रकार लिख देता हूँ। यह किस फॉर्म में हो जाएगा, सदिश फॉर्म। ये किस फॉर्म में, ये परिमाण फॉर्म में, मॉडुलस फॉर्म में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ए और बिंदु P पर निकालते हैं तो बिंदु P की वैल्यू ज़्यादा, तो B माइनस ई निकालते हैं तो यहाँ से एक के क्यू कॉन्स्टेंट आ जाता है बाहर, तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r से का, तो ये इधर गुणा हो जाता है और इस प्रकार लिख देता हूँ। तो यहाँ से यदि मैं इसको अंदर गुणा करता हूँ तो ये सर्वसमीका से कैंसल आउट हो जाता है 4AR, R इज लेस देन A, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को R स्क्वायर लिख देता हूँ, तो R की पावर 4A अपॉन आर क्यूब। तो इसको द्विध्रुव के रूप में 2AQ लिख देता हूँ, अर्थात इसको 2A, तो 2AQ को लिखते हैं P। इस कारण मैंने परिमाण के कारण इसको इस प्रकार लिखा, तो 2KP अपॉन आर क्यूब। तो दोस्तों हमने विद्युत द्विध्रुव की इस पर भी आधारित डेरिवेशन को हल कर लिया दोस्तों, इसको मोस्ट भी लगा लेना आप। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, देखिए पहले आज हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।